नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज की हमारी हेडिंग की या चर्चा का विषय है कार्तीय पद्धति पर तीसरा लेक्चर। इसके पहले हम दो लेक्चर कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक दूरी सूत्र और दूसरे में बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे मैं पूरे डिटेल में बोलूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं, दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं और बिंदुपथ का समीकरण पढ़ चुके हैं। अगर आपको इन वीडियोस की इंफॉर्मेशन ना हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, पॉलिटेक्निक एंड वन डे एग्जाम मैथ, वहां जाकर कार्तीय पद्धति भाग 1 भाग 2 देख लें। आज के टॉपिक का वैसे भी पिछले किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इस थर्ड पोर्शन का। तो हम आज जो डिस्कशन करने चल रहे हैं उस हेडिंग का नाम है हमारा विभाजन सूत्र। हमारे आज के चैप्टर का नाम है विभाजन सूत्र, ठीक है, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला क्या है? कोई भी आप लाइन ले लें, कोई रेखाखंड ले लें, उसका नाम दे दें ए बी। ठीक है, उसको मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से समझा लूं कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की रेखा थी और ये आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया, उधर 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये पॉइंट जो कि मैंने P लिखा वो इसे किस अनुपात में बांटेगा? तो आप कहेंगे सर जी AP अनुपाते PB बराबर 4 अनुपाते 6, यानी कि 2 दूना 4 2 तिहाई 6। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था कि आप P यहाँ कहीं ले लेते और अब ये लेंथ हो जाती आपकी 8 सेंटीमीटर, उधर वाली 2 हो जाती। तो अब अगर मैं पूछता AP अनुपाते PB तो क्या होता? 8 अनुपाते 2, काटने पर 2 चौका 8, 2 एक्का में 2, ये आपको प्राप्त हो जाता, यानी कि 4 अनुपाते क्या मिल जाता? 1। अब चूंकि ये बिंदु जो हम ले रहे हैं बार बार, इसको हम नाम अगर Q दे दें, बल्कि इसका आप Q कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये जो बिंदु है वो AB के कहाँ पड़ रहे हैं? इस लाइन के कहीं बीच में पड़ रहे हैं। तो इनके अंदर पड़ने के नाते इस विभाजन को हम लोग आंतरिक विभाजन या इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक विभाजन या इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है। हम वैसे भी यहाँ पर डेरिवेशन के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उसमें केवल हमारा लॉस है, बहुत उसमें टाइम टेकिंग की बात है, और हमें जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम देने हैं वहां को सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला ऐसे किसी पॉइंट को निकालने के लिए। तो हमारा पहला हुआ आंतरिक विभाजन, या इसी को हम अंतर विभाजन या इंटरनल डिवीजन। ठीक है, या इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, जिस भी नाम से आप इसको चाहें बुला सकते हैं। यहाँ पॉइंट ए है, ये सिरा हमारा x1 y1 है, उधर एक पॉइंट B है, इसका सिरा है x2 y2 है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट P है, मान लें xy, जो इसे किसी जनरलाइज अनुपात m अनुपात n में बांट रहा हो। अब कोई हमसे अगर P का निर्देशांक जानना चाहे कि सर कितना होगा, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, याद करना बिल्कुल आसान। m का गुणा B की तरफ और n का गुणा A की तरफ, उल्टा गुणा, m को B से n को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, m का गुणा पहले आप x में करिए, फिर बाद में y वाले में। x जब निकाल रहे हैं, देखिए p का हम x निकालने जा रहे हैं, तो पहले x वाले में गुणा कराइए। तो m का गुणा क्या होगा? x2 से, mx2, n का गुणा x1 से होगा, तो प्लस nx1 अपॉन में क्या आ जाएगा? m प्लस n, दोनों का जोड़। इसी प्रकार देखिएगा, जब आप y वाला घटक यहाँ निकालना चाह रहे थे, तो यहाँ m का गुणा y वाले से, यानी कि m y2 प्लस n का गुणा y1 से, तो n y1 अपॉन में क्या लगा दीजिए? m प्लस n। तो ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। अब इस विभाजन सूत्र के सवालों को लगाते समय कभी कभी हमें m अनुपाते n का आंसर पॉजिटिव मिलता है और कभी कभी निगेटिव, तो बच्चा घबरा जाता है। ठीक है, कि सर निगेटिव कहां से आ गया, तो आपने कुछ बताया नहीं। तो 2-4 बातें अच्छे से दिमाग में रख ले मित्रों, क्योंकि मैं जब सवाल लगवाऊंगा मैं बाह्य विभाजन पढ़ाकर कंफ्यूज करूं, इसका कोई मतलब नहीं। ज्यादा अंतर हमसे पूछता, बाह में लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ट्रिक, उससे आप अपने आप बाह लगा लेंगे। अगर ये सूत्र लगाने पर आपको m अनुपाते n का जो अनुपात है पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो अंतर विभाजन हुआ, इंटरनल डिवीजन। और अगर m अनुपाते n माइनस में आता है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है आपका? बाह्य विभाजन दर्शाता। बहुत लोग पूछते हैं सर जी बाह्य कैसे होता है, तो सुनिए,
आप ए और बी ले लीजिए, बी की तरफ बढ़ाकर थोड़ा सा एक्सटेंड कर यहाँ पॉइंट पी ले लीजिए। अब अगर आप एपी अनुपात पीबी लेंगे तो आप देख सकते हैं, बीपी लेंगे तो आप देख सकते हैं ये पी जो है हमारा बाहर है, या फिर आप इधर की तरफ ले लीजिए, कोई पॉइंट नाम दे दीजिए क्यू, और फिर ए से आप क्या ले लीजिए क्यू, और एक बार आप ले लीजिए बी से क्यू। तो ये क्यू ए और बी रेखाखंड के बाहर है, तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, बाह्य विभाजन। लगाने में कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल जुगाड़ बता दिया कि m अनुपात n का मान प्लस आया तो समझ लेना अंतर, और माइनस आ गया तो बाहर, तो ये अंतर विभाजन इंटरनल, और ये क्या बताएगा आपको, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बहुत बार बुकों में ये दिया रहता है कि अगर अनुपात ना दिया हो तो k अनुपात 1 मानकर मांगिए। आप बिल्कुल ना मानिए, आप दिया हो ना दिया हो m अनुपात n मानकर लगाइए। दूसरी चीज, कुछ कॉमन चीज है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, इसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर समझना चाहते हो, और डायरेक्ट वैसे आपको जहां तक आप हाई स्कूल पास स्टूडेंट है या हाई स्कूल का एग्जाम देकर आएंगे तो आपको मालूम होगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है a,0, जबकि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0,b। ये कुछ टेक्निकल बात है। तीसरी बात है, अगर हम अंतर विभाजन में एक ऐसा बिंदु लें कि जो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हो, जरा देखिएगा, हमने रेखाखंड लिया a, यहाँ लिया b, बीच में एक पॉइंट लिया p, यहां से यहां तक के लेंथ, यहां से यहां तक बराबर। मान लीजिए अगर ऊपर वाला उदाहरण जो लिया था मैंने 10 सेंटीमीटर वाला, तो 10 वाले के हिसाब से 5 मान ले, तो 5 अनुपात 5 जब आप लेंगे तो इसे हम लोग काटेंगे तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ की भाषा में जनरलाइज में बोले तो m अनुपात n के बजाय बोलिए m अनुपात m। अब अगर इसे उठाकर हम ऊपर वाले में रख दें, चाहे ये कॉन्सेप्ट रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए, तो दोनों स्थिति में आप देख सकते हैं, देखिए m के जगह 1, n के जगह 1 अगर रख दें तो m गुणे 1 धन n गुणे 1, नीचे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी m गुणे x1 और x2, और n के जगह भी 1 तो n गुणे x1 अपॉन में 1 प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2। इसी तरीके से कॉमा लगाया, यहाँ भी एक रखा, फिर y2, फिर यहाँ भी एक रखा y1, नीचे 1 धन 1 यानी कि y1 प्लस y2 बाई y1 प्लस y2 बाई 2 कहा जा सकता है। तो ये बीच के पॉइंट के लिए फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, कितना, x1 धन x2 बाई 2, y1 धन y2 बाई 2। अगर आप m और m वाला भी लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हम m अगर इस्तेमाल कर दें, दोनों कहते भैया जो अंक है सेम है, यानी कि लेंथ बराबर है, तो आप तब भी आप यही पाएंगे। देखिए यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, नीचे आपका क्या मिलेगा 2m, m से m कट जाता है। ऐसे यहाँ भी होता है कि हम अगर यहाँ m ले लें नीचे भी m ले लें तो यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, नीचे 2m काट देगा। तो सिंपल सी बात, a तथा b, a लिख लें x1 y1, b ले लें x2 y2 का। कोई पूछे हमसे कि सर मध्य बिंदु क्या होगा, तो मुझे लगता है आसान है, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम मैं मिटा दूं, कोई मतलब नहीं, इस फार्मूले को एक बार आपसे और बोलकर मैं लिखवा दूं, फिर आइए क्वेश्चन इसके लगाते हैं। बहुत मजा आने वाला मित्रों, काफी अच्छी एक्सरसाइज है ये, काफी अच्छे सवाल बनते हैं इस पर, ठीक है। क्या फार्मूला सिखाया मैंने, देख लीजिएगा एक बार, बोल लीजिए अपने मन से। a है आपका x1 y1, b आपका है x2 y2, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट p है जिसे xy लिखा गया, जो इस पूरे रेखाखंड को m अनुपात n में बांट रहा है। तो p xy बराबर क्या लिखा जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, बोलिए m का गुणा उधर mx2, n का गुणा इधर nx1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका m प्लस n, ठीक है। फिर कामा लगाया, m का गुणा देखिएगा y2 से तो my2, n का गुणा y1 से प्लस ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीजें सब समझ में आ गई होंगी। तो अब हमारे लिए आसान होगा न्यूमेरिकल लगाना। चलिए शुरू करते हैं, सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, -3, -2,
-3,2 और 1,2, -3,2 ये पॉइंट है और एक पॉइंट है 1,-2। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर प्राप्त रेखा को 2:3 में बांटने वाले पॉइंट का, 2:3 में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, अभी बातें मैं सब अंतर विभाजन पर कर रहा हूं। ठीक है, और गलती से अनुपात माइनस आ गया तो समझ लेना वहां पर आपका जो विभाजन है वो एक्सटर्नल विभाजन है। ठीक है, तो हल में आते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने ट्रिक समझ लिया, इस सिरे पर -3 दो, उस सिरे पर b लगाकर 1,-2, बीच में पॉइंट p है और अनुपात यहाँ पर हमारा 2:3। तो देखिए कितना आसान था, इस 2 का गुणा उधर, 3 का इधर। जरा बताइए कितना आ जाएगा। तो 2 गुणा होगा पहले x वाले में, तो 2 गुणे 1, 3 का गुणा -3 से होगा, 3 into -3, नीचे दोनों को सम अप कर लेंगे, 2 + 3, 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और नीचे अपॉन में आकर m + n यानी कि 2 + 3। देखिए कितना आसान है। अब चाहे उसको बोलिए चाहे प्रैक्टिकली दिमाग में बैठा लीजिए, बड़ी आराम से चीजें आ जाएंगी। 3 × 3 = 9, -9 में से 2 गया, -7, नीचे 5, फिर आगे बढ़ते 2 दूना 4, -4, 3 दूना 6, तो 6 में से 4 गया 2, नीचे हमारा 3, 2, 5। तो पॉइंट P का निर्देशांक है -7/5, 2/5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को आप लोग चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक है 4, 6, दूसरा 3, 8। क्या है हमारे पास 4, 6। 4, 6 कहां होगा मित्रों? आपके हिसाब से पहले क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, प्लस और प्लस है। फिर आगे कहता है अगला पॉइंट 3,8। ठीक है, चलिए लिख लिया 3,-8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। तो कहां चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जानते हैं आप, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब इनको मिलाएंगे आप अगर, तो ये जब जाएंगे तो रास्ते में एक्स अक्ष को कहीं काटेंगे। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने? पी। पूछ रहा सर इस पी का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए आधी बात तो आपको ऐसे ही मालूम है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अगर ये एक्स अक्ष है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस पॉइंट की खासियत एक होगी कि सर मुझे सब तो नहीं मालूम, लेकिन अगर एक्स अक्ष पर है तो उसमें एक्स का तो घटक होगा पर वाई का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसे हम क्या मानकर सवाल लगा सकते हैं? a,0। ठीक है, अब बाकी अनुपात भी नहीं मालूम तो यहाँ पर आप m/n का इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तैयारी कंप्लीट है हमारी, मुझे लगता है आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया यहाँ पर m का गुणा इधर, n का गुणा इधर। तो बोलिए जरा, n का गुणा 3 से 3m, n का गुणा 4 से 4n, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? m + n। फिर कामा लगाया, n का गुणा -8 से -8m, n का गुणा किससे होने वाला? 6 से 6n, अपॉन में m + n। ये p का निर्देशांक मेरे हिसाब से, ठीक है, विभाजन सूत्र के द्वारा। आपके सवाल की जानकारी के हिसाब से p की वैल्यू है a,0। कंपेयर कर लीजिए, दोनों की तुलना करा लीजिए। तो यहाँ पर पहला घटक यानी कि x अक्ष का निर्देशांक जो है वो है 3m + 4n/m + n। उधर है ये दोनों p ही दर्शा रहे हैं, तो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर। तो -8m + 6n, अपॉन में क्या हो जाएगा? m + n बराबर क्या होगा? 0। ये क्रॉस गुणा होगा, पूरा का पूरा 0। यहाँ वाला देखिएगा जब मैं सॉल्व करने जाऊं तो बहुत मजा नहीं, यहाँ देखो तुरंत आंसर मिलने वाला। कैसे? -8m, ये पूरा 0 हो ही गया है, इसे उधर भेजेंगे -6, माइनस माइनस कट गया, m के नीचे n लाओ, यहाँ 8 ले जाओ। तो m/n बराबर 6/8, 2 से काटने पर 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 आ गया। अब यहाँ पर आप उत्तर आराम से दे सकते हैं कि सर m/n बराबर 3:4। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अगर यही सवाल आपको ये इस तरीके से पूछा जाए, आप ट्राई करिएगा खुद से। मैंने दे दिया कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1,2 है, यहाँ पर पॉइंट A और इधर पॉइंट B कर लिया मैंने -3,5। इनको जब हमने मिलाया तो इसने y अक्ष को काटा, यहाँ काटा।
अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर वहां से देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा 0, अब यही पूछ रहे हैं सर ये कितना आएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं किस अनुपात में यह रेखाखंड का विभाजन करेगा। फिलहाल हम अनुपात पूछ रहे हैं, m अनुपात n क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर आगे की कहानी आप जान रहे हैं, SW लगा लीजिए। इस बार फर्क क्या है, 0 कहाँ है, पहले जगह पर है, तो पहले जगह का इस्तेमाल वहां पर किसके इस्तेमाल से मिला था हमें, जब x अक्ष पर दिया था तो y वाला मेरे काम में आया, y वाला दे रखा है, ये y अक्ष है आपका, तो y वाला अक्ष अगर दिया है तो मेरे काम देखो कौन सा घटक आने वाला है, तो जवाब है सर x वाले, क्योंकि x की वैल्यू हमको नोन है, कितने के बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए कभी कभी थोड़ा सा बदलाकर इसको पूछ लेता है, बहुत सारी बुक है इसे के अनुपात वर्ग कर लगाती है, मैं कभी नहीं लगाता ऐसा कुछ, क्योंकि वो भी बच्चों को एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उनके दिमाग में ये जाता है कि सर ये क्या भला है, फिर ये क्या आपने शुरू कर दिया, इस टाइप की चीजें। ठीक है, बिना बात का, तो मैं ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरीके की बातें आपको बताई गई। चलिए अब यहाँ पर कभी कभी हमसे सवाल इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं पूरा नोट कर देता हूं, एक बार सुन लीजिए पहले सवाल क्या लिखा हुआ है इस पर, सरल रेखा। ठीक है, लेकिन रुक जाइए, पहले एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए, बेसिक लेवल देख ले, कि वैसे आपको हाई स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हो सकता है ध्यान ना दिए हों। कभी कभी हमसे सवाल पूछता है सम त्रिभाजित, सम चतुर्भाजित। ठीक है, सम त्रिभाजित, कभी कभी कह देता है सम चतुर्भाजित, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चतुर्भाजित, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई लाइन है उसको कितना 3, 3 का मतलब कितना 3, ठीक है 3, ट्राइसेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्राइसेक्ट। ठीक है, 3 पार्ट में बांटना, जैसे ए है बी है, अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट और लेकर 3 समान भाग में, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन होती तो 2, 2 और 2 में, अगर ये आपका 12 सेंटीमीटर की होती तो 4, 4 और 4 में। इस तरीके से ट्राइसेक्ट कराना क्या कहलाता, समत्रिभाजित। अगर चतुर्भुज 4 भाग में विभाजित करना होता, मान ले पॉइंट ए और बी है, और ये मान लेते कि हमारा 12 सेंटीमीटर का था, तो आप क्या करते 4 भाग में बांटने का मतलब 1, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4 भाग हो गया। कितने कितने का हो जाएगा, तो जो होगा सर हर रेखाखंड कितने का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट या क्वाड्रिसेक्ट ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बिंदु हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है, क्वेश्चन की बात करें हम, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक रेखाखंड के सिरे दिए गए हैं, एक सिरा हमारा सर 2,1 है, दूसरा सिरा हमारा 5,8 है, या और बढ़ा लेता हूं 8,5 है। ठीक है, हमें इसे समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को बताएं, समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित ट्राइसेक्ट करने वाले, ठीक है, बिंदु क्या होंगे। ठीक है, वो सभी बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, इसे 3 बराबर भाग में बांटने वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने बी नाम दे दिया, और हल में आए कहे सर अब इसको 3 पार्ट में बांटना है, तो ये ए रहा हमारा 2,1, ये हमारा बी रहा 8,5। ठीक है, कई तरीकों से सवाल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको 3 पहले बांट ले, 1, 2 यहाँ किया तो देखो 3 विभाजन, 1 विभाजन, 2 विभाजन, 3 विभाजन। डंडे की लंबाई कितनी नहीं मालूम, पर ये मालूम है कि लेंथ क्या होगी बराबर, तो मैंने L L L रख दिया। अब अगर मैं इसमें अनुपात पूछूं तो बड़े आराम से आप 1 1 1 भी बोल सकते हैं। इसके बीच में 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक P और एक Q। आपको P भी पता करना है, आपको Q भी पता करना है। तो देखिए मैं आपको कंफ्यूज ना कर इजीएस्ट वे में कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला याद है ना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव इस पर बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसको छोड़कर ऐसे बाकी पोर्शन अपना यहाँ से हटा देता हूँ, काफी कुछ आपने इसको समझ में लिया है। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं, हमारे पास P है, यहाँ Q है, इनको निकालना है। तो आप डायग्राम एक बार पुनः बना लें। इस सिरे पर A लिख लीजिए 2,1, उधर B है हमारा 8,5। हमने P पर ही फोकस कर लिया, कहा सर पहले P ही बता दीजिए। तो इधर देखिए ये L है, और अगर मैं केवल P ले लूं, Q को भूल जाऊं, तो ये वाला भाग L हुआ, ये पूरा डंडा कितना हुआ, तो L और L मिलकर क्या हो जाएगा 2। बीच में अनुपात लगाइए,
काट दीजिए तो कह सकते हैं सर ये P जो है इस पूरे रेखाखंड AB को 1:2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो चलिए अब निकाल लें खटाखट मुजबानी। आप जान रहे हैं भैया 1 का गुणा किससे होगा, 8 से, और फिर बोलिए जरा 2 का गुणा किससे होगा, 2 से, नीचे 1 धन 2, फिर 1 का गुणा किससे होगा, 5 से, फिर बोले जरा 2 का गुणा किससे होगा, 1 से, अपॉन में 1 धन 2। तो हमें P का निर्देशांक मिल गया 8 4 12 12/3, फिर 6 और 5 और 2 7 बटा के आ जाएगा 3। तो काट दीजिए 3 चौक का 12। ठीक है। अब कोई पूछेगा Q कैसे निकलेगा, तो 2 जवाब होते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ Q अब बना लूं, ध्यान दीजिएगा अब बना रहा हूं, शब्द सुनिएगा, तो ये Q क्या पड़ेगा, दोनों के बीचों बीच, जितना यहाँ उतना यहाँ। तो आप P पा चुके हैं, मध्य बिंदु लगा दीजिए। लेकिन मैं मध्य बिंदु अभी ना लगाऊं तो एक तरीका ये भी है कि मैं फिर से डायग्राम बनाऊं। यहाँ पर क्या लिख दूं A, इधर क्या लिख दिया जाए B, और Q यहाँ था, Q बना लिया, P नहीं बनाया। तो अब बताइए जरा, यहाँ हाथ रख दें तो इधर कितना है L, उधर L और L मिलकर कितना हो जाएगा 2L। ठीक है। बीच में क्या लगा दीजिए, रेशियो। L से L को क्या करिए, काट दीजिए, 2:1 क्या हो जाएगा 1। ये सिरा हमारा हो जाएगा x1, y1, ये वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा x2, y2। ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x, y। अब आराम से आप इस Q को निकाल सकते हैं। कैसे, इसका इधर गुणा, इसका इधर। तो ये आपके लिए मैं SW में छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है। अब अगर कोई हमसे ये पूछता है कि सर ये अंतःविभाजन तो आपने समझाया, बार पर ज्यादा बातचीत आपने नहीं की, बार तक क्या कुछ लफड़ा है क्या, हमने नहीं, कोई लफड़ा नहीं। इधर देखिएगा जरा, अगर कोई हमसे पूछे बार विभाजन तब मैं क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे P के निर्देशांक में, सूत्र में वहां क्या आपने लिखा था जरा बताइए, mx2 nx1 बटे में क्या mn, फिर my2 ny1, नीचे क्या लिखा था आपने mn। अगर यह अंतःविभाजन है तो यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस था। अगर बार विभाजन होगा तो बीच में क्या लग जाएगा हमारा, माइनस और माइनस लग जाएगा। क्लियर हो गया, बीच में क्या लग जाएगा हमारा, माइनस माइनस। जैसे क्योंकि लगा देना बड़ा जरूरी है, बहुत सारे मित्र मेरे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर जी ऐसे दे देगा, ए हमको दिया है 4, बी दिया आपको माइनस माइनस नहीं करूंगा 8, 6। ठीक है। को 1:2 में या 4:3 में 72 विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, 72 विभाजित करने वाला बिंदु। ठीक है। विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा, कितना होगा। ठीक है। उसका निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए आप 72 पढ़ लीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए x1 y1, यहाँ x2 y2, वहां पर m और यहाँ पर सिर पर m। अब बताइए कितना आसान है, बोलिए जरा क्या फॉर्मूला होता है, m मतलब 4 लिया का x2 से गुणा, x2 का मतलब क्या है 8, बीच में माइनस n, n का मतलब कितने से हमारा 3 से, और फिर x1 का मतलब कितना 4। फिर नीचे क्या लिखा है माइनस n, m का मान 4, n का मान 3, 4 माइनस 3, फिर कामा लगाइए। आगे बोलिए my2, तो m का मतलब हो गया हमारा 4, y2 का मान कितना है 6। ठीक है। फिर बोलिए जरा n का मान 3, फिर y1 का मान कितना है 2। फिर नीचे आ जाइए, बोलिए दोनों रेशियोज को जोड़ घटा लिख लीजिए, फिर बीच में क्या लगा देंगे माइनस, खत्म। अंत होता बीच में क्या लग जाता, प्लस लग जाता। बस क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि बार विभाजन की कोई जरूरत है, बार विभाजन पर हमसे सवाल भी नहीं पूछे जाते। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है अगला हम जो बात करेंगे मध्य बिंदु पर करेंगे। 2 बहुत ही अच्छे सवाल मध्य बिंदु पर लगाएंगे जो हमारे कंपटीशन में आए भी हुए। ठीक है। फिर से मैं देख लूं, अगर एक रेखाखंड है, इसका सिरा एक x1 y1 है, दूसरा सिरा क्या है हमारे पास x2 y2 है, बीच में कोई पॉइंट हमें चाहिए जो मध्य बिंदु हो। ठीक है। तो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि मिड पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, घटक होगा, वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए मैंने क्या कहा, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त क्वेश्चन समझिएगा, एक अर्धवृत्त है, उसके जो सिरे हैं, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है a+2 -3 और उधर वाला हमारा जो सिरा है, ठीक है, ये माइनस लगा देते हैं और यहाँ +3। ठीक है।
यहाँ वाला जो सिरा है वो 4,6 है हमारे पास, ठीक है, बल्कि यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। और कहता है इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है, ठीक है। केंद्र क्या है? मूल बिंदु है, ठीक है। अगर मूल बिंदु है इसका मतलब ये केंद्र 0 लगाकर क्या लिख लीजिए, 0,0, ओ लगाकर 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है मित्रों? हर कोई जानता होगा 0, ये मैं जानता हूं, मेरी जानकारी। और मेरी दूसरी जानकारी कहती है कि सर जी ये क्या है? व्यास का सिरा है। क्या है? व्यास के ये सिरे हैं और एक भी सिरा दूसरा ये है, व्यास के सिरे, ठीक है। अगर दोनों व्यास के सिरे हैं तो इन दोनों के बीचों बीच कौन पड़ेगा? यही पॉइंट तो पड़ेगा जिसका आपने नाम दिया केंद्र, ठीक है। तो ये ओ है क्या? तो जवाब है सर ए तथा बी का क्या है? मध्य बिंदु। ए और बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो अब इसके बाद आपके लिए कौन सा मुश्किल है? आप ओ निकालने का एक दूसरा भी तरीका जान रहे हैं कि हम ए और बी के मध्य बिंदु को भी अप्लाई कर पा सकते हैं। तो लगा दीजिए, क्या रूल कहता है? इधर आप x2y2 नाम दे दीजिए, इधर x1y1, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो -a प्लस 2 प्लस 4/2, फिर हम लिखेंगे 3 प्लस b/2 और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर कर देंगे। बोलिए -a प्लस 6/2 बराबर 0, 3 प्लस b/2 बराबर क्या? 0। क्रॉस गुणा करेंगे, -a बराबर -6 और ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही उधर जगह तो b बराबर -3, a बराबर 6 और b बराबर कितना हो जाएगा? -3। बहुत ही सिंपल सी चीज है। उम्मीद करता हूं समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या था? वृत्त था, वृत्त के व्यास के सिरे थे। अब हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। समांतर चतुर्भुज में एक सिरा हमने ले लिया -2a, 3, दूसरा सिरा हमने ले लिया 4b प्लस 3, 1, ठीक है। और यहाँ लिखा 2, 6, इधर लिखा 4, इधर लिख लिया हमने -4, 8, ठीक है। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया और यहाँ पर क्या हो गया हमारा? d हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये चारों समांतर चतुर्भुज के सिरे हों तो अब फिर मेरा क्वेश्चन वही है कि a क्या होगा और b क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन मुझे बदलनी पड़ेगी, यहाँ पर हम चेंज करेंगे 4, यहाँ पर हमने कर दिया b-3। चलिए अब बताइए a और b क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिएगा कॉमन सेंस, हल में आइए, कॉमन सेंस की ओर देखिए और बताइए पहले डायग्राम। अगर मैं इसको मिला दूं, a को c से मिला दिया जाए, b को d से मिला दिया जाए, ठीक है, तो इनकी मुलाकात मान लेते हैं कहाँ हो गया? o पर, ठीक है। तो इस o की खासियत क्या होगी? तो जवाब है सर o का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, मुझे नहीं मालूम कितना, मान लेते हैं x, y है। पर इस o की एक दिलचस्प खासियत ये है कि a और c के क्या है? बीच में है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो o है वो क्या है? o a तथा c का मध्य बिंदु है। क्या है? a तथा c का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड c, मध्य बिंदु है, ठीक है। और दूसरी बात देखिएगा इन दोनों का मध्य, और फिर इधर से भी मध्य पड़ेगा। क्या इधर वाला मना करेगा? क्या इधर जितना लंबा उतना इधर भी, तो इसलिए ये o b तथा d का भी मध्य बिंदु है, b तथा d का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब बताइए जरा मध्य बिंदु का प्रमेय या नियम क्या कहता है कि चलो भैया पहले a और c का मध्य बिंदु निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? बोलिए x1 धन x2/2, तो 2a प्लस 2/2, y1 धन y2/2, 3 धन 6/2, फिर बराबर लगाइए b और d का, इधर देखिए b और d का, x1 धन x2/2, 4 -4 को जोड़ा by 2, y1 धन y2/2 यानी कि b-3 प्लस 8 बाई क्या लग गया? 2, कंपेयर करा दीजिए, बोलिए जरा कितना आ जाएगा? -2a प्लस 2/2 बराबर 0/2, 2 से 2 काटिए, इसको उधर ले जाइए, -2a बराबर -2 काट दीजिए, 2 1 का में क्या हो जाएगा? 2। फिर अगला देखिए, कॉमा लगाइए, कंपेयर कराइए, 6 3 9/2 बराबर b, 8 में से 3 गया 5/2, 2 से 2 काट दीजिए, इधर भेज दीजिए, 9 में से 5 गया, क्या आ जाएगा? 4। तो उम्मीद करते हैं ये सेक्शन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक चलते चलते बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे मेरे मित्र पूछते हैं क्योंकि ये पॉलिटेक्निक में 2-3 बार आ चुका है। अब ये मिक्स क्वेश्चन है,
मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हर बार वैसा ही एकदम लाइन बाय लाइन मिले। ये तो हम बड़ा मुश्किल से हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को 3 पार्ट में बांट कर आपको यहाँ पर एक्सप्रेस किए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत बहुत आसान लगे। ठीक है, चलते हैं अगली हेडिंग, अगले सवाल की तरफ। सवाल सुन लीजिएगा, इस तरीके से है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है 5 है, उसके पास 2 शीर्ष है। ठीक है, उसके पास 2 शीर्ष हैं, वो हमें मालूम है 2 1 और एक है आपका 3 कामा -2। तीसरा शीर्ष नहीं मालूम, आप xy लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक संबंध दे रखा है y बराबर x + 3। क्वेश्चन है तो तीसरा शीर्ष यानी कि c की वैल्यू क्या होगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पॉलिटेक्निक वाले बहुत ज्यादा इस पर मेहरबान हो गए हैं, बार बार इसे पूछ रहे हैं। तो चलिए आइए लगा लेते हैं, हल में आकर देख लेते हैं कैसे इसका समाधान निकलने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा बराबर क्या लिखा हुआ 5। ठीक है, अच्छी बात है। और आपने पिछले वीडियो में अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल देख लीजिए, और आता हो तो कोई बात नहीं। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये छोटी सी चीज है, आपने खूब पढ़ा होगा फॉर्मूला क्लास 9th में। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 9th में, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। असल में प्रॉब्लम ये है सवाल की कि हमें x और y चाहिए और उसमें एक इक्वेशन तो हमारे पास है। अगर ऐसा ही एक और xy में मिल जाए तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, 2 चरों में रैखिक समीकरण बन जाएगा। और xy में अगर 2 समीकरण मिल जाए तो मैं जानता हूँ मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना जानते ही हैं। इसको उठा लीजिए, 5 दूना 10, अंदर चलिए, x1 की जगह 2, y2 - y3 यानी कि -2 - y। फिर आगे बढ़ते हैं, x2 की जगह 3, y3 - y1, तो y3 - y1 मतलब y - y1। ठीक है, फिर हमारे पास x3 का काम कौन कर रहा है, x, y1 - y2 यानी कि 1 - 2 लगा दिया। इधर 10 हो गया, अंदर चलते हैं, 2 दूना 4, 2y 3y -3 प्लस x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब बोलिए x और 2x मिलकर क्या हो जाएगा 3x, 3y से -y घटा देंगे प्लस y, 4 और 3 मिलकर -7, मॉड लगा हुआ है। वैसे तो उचित है प्लस माइनस दोनों लगाकर देखें, लेकिन जनरली हमको एक ही आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में मिल रहा हो, ज्यादातर एक ही देता है, तो आप हटाकर सीधे लिख सकते हैं 3x + y - 7 बराबर 10, क्योंकि मॉड से वैसे ही पॉजिटिव चीज आती है, माइनस आने का कोई गुंजाइश है नहीं, तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस 1 वाले को याद करिए, इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे इधर देखिए, अगर हम इसको इधर और इसको इधर कर ले तो इक्वेशन बनेगा हमारा -x, एक मिनट, x है इधर, इसको ले आए तो x - y + 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा -3। अच्छा हाँ -3, और ये देख लीजिएगा इसको उधर भेज देंगे तो ये 10 7 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा कि उधर जगह तो 17 हो जाएगा। अब आराम से आप y को y से काट दीजिए, बोलिए 4x बराबर 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया, कितना आ गया 14, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, x बराबर कितना 7/। अब उसके बाद फ्रॉम 1 करिए, 1 से क्या हो जाएगा x - y बराबर -3, इसमें x की वैल्यू है 7/2, आगे -y बराबर -3 उधर भेजकर y की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेक्शन आपको पसंद आया हो। आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं कमेंट करने मित्रों, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी 2-4 बीघा जमीन मेरे नाम कर दीजिए, मैं सिर्फ इतना ही प्यासा हूं कि कुछ कमेंट कर दीजिए, चाहे अच्छा कर दीजिए चाहे बुरा कर दीजिए, बाकी बातें तो ठीक ही हैं। बाकी वीडियोस देखते रहिए आनंद सर के साथ, पूरे आनंद के साथ। ठीक है, तो नमस्कार, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, जल्द ही मिलूंगा दूसरी वीडियोस के साथ। ठीक है।